मुजाहिद बिलरी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन आज शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत ही खुशकिस्मत दिन था। नून लीगियों ने खूब जश्न मनाया कि शरीफ ख़ानदान यानी मियाँ नवाज़ शरीफ को जुलाई 2018 में और उनकी बेटी साहिबजादी मरियम नवाज़ को, उनके दामाद कैप्टन को जो सफदर को जो सज़ा हुई थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ इस सज़ा को कालअदम करार दे दिया बल्कि मरियम बीबी को इलेक्शन के लिए, जी हाँ, इलेक्शन के लिए भी अहल करार दे दिया। यही नहीं बल्कि अब तो ख़बर आ रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ भी क्योंकि इस केस के बाद एक हद तक बरी हो गए हैं, अहल हो गए हैं और उनकी वापसी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। हमारे साथ आसिया कौसर ब्यूरो इस्लामाबाद ब्यूरो की मौजूद हैं। जी आसिया, तो क्या जब आप वहाँ पहुंची तो इस बात की तवक्को थी कि कमोवेश यही फैसला आएगा? और मैं देख रहा था कि नून लीगी जो कारकुन थे खूब उनमें जोशो खरोश नारेबाजी हुई और मरियम बीबी ने ज़्यादा जो है वो इस केस के हवाले से इमरान खान पर अपना गुस्सा उतारा। जी आसिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज यकीनी तौर पर सबको ये उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही फैसला आएगा। उसकी वजह यह है कि अगर गुज़िश्ता हेयरिंग्स को देखा जाए तो अदालत ने पहले ही ये कहा था कि फ्लैट्स का ख़रीदना जो है वो साबित किया जाए, साथ ही साथ एवनफील्ड जो फ्लैट्स हैं रेफरेंस में जो है वो नवाज शरीफ का फ्लैट्स ख़रीदना साबित किया जाए, ऑफशोर कंपनीज़ को साबित किया जाए और साथ ही साथ फ्लैट्स के साथ जो है वो नवाज शरीफ का ताल्लुक भी नैब प्रोसिक्यूटर को आज साबित करना था और आज हतमी दलाइल देकर जो है वो अदालत ने फैसला सुनाना था। और आज हतमी दलाइल जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी दिए गए, साथ ही साथ मरियम नवाज़ के वकील की जानिब से भी हतमी दलाइल दिए गए, जिसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत के मुताबिक और जजेस के मुताबिक वो इल्ज़ामात साबित नहीं कर सके और बरियत का फैसला जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है मरियम नवाज का और कैप्टन रिटायर सफदर का, जिनको जो है वो एवनफील्ड रेफरेंस। लेकिन आसिया, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जब ये फैसला दिया और एक लिहाज से उन्हें जो है इसके साथ वो बरी भी हो गई, यानी बरी होने के साथ साथ वो अहल भी हो गई, ये जनरली लगी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है? जी ये तो अब डिपेंड करता है कि क्या नैब प्रोसिक्यूटर एक दफ़ा फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इससे कबल भी एक दफ़ा जो है वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानतें दी थी मरियम नवाज़ को, कैप्टन रिटायर सफदर को, नवाज शरीफ को, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की जब ज़मानतें मंजूर की थी तो उस फैसले के खिलाफ भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर को जो है उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो बरकरार रखा था। और एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो नैब एवनफील्ड रेफरेंसेस में जो केसेस में सजाएं हुई थी उन सजाओं के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज हतमी फैसला जो है वो उसका सामना आ चुका है। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए भी आज बड़ा खुशी का मुकाम है। और अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात बताइए, आप इस केस को फॉलो करती रही हैं, ये पूरा केस जो है नैब उस वक्त तक जोरों शोर से, यानी ये केस या जितने भी केस लड़ते रहे जब तक के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो आज जो थे वो जो नैब के जो मैं देख रहा था वाजिद ज़िया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने असली केस बनाया था और यानी उनकी जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी तरफ से ऐसे दलाइल नहीं दिए गए, ऐसे सबूत नहीं दिए गए और उसका सबब शायद ये है कि नैब कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उसकी सबब भी, या ओवरऑल जो नैब, इसको किस तरह हम देखें आसिया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाजिद ज़िया की जानिब से जो है उन्हीं की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई थी JIT, जिसने ये तमाम तहकीकात की थी और अदालत में बार बार ये कहा जाता रहा कि जो आप बातें कर रहे हैं, आज नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं 3 बातें करना चाहूँगा कि फ्लैट्स जो हैं वो खरीदे गए हैं नेस्कोल और नेल्सन कंपनीज़ के बिहाफ पर जो है ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं, लेकिन अदालत ने बार बार ये इस्तफसार किया कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बराह रास्त नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ के साथ लिंक्ड करती हैं। अगर लिंक्ड करती हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स दें और साबित करें, जो कि नैब प्रोसिक्यूटर साबित नहीं कर सके। अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जो है वो फैसला नहीं किया जा सकता और जो 2 लेटर्स यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं उन पर भी जो है वो अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और अदालत का ये कहना था कि आप नवाज शरीफ का फ्लैट खरीदना साबित करें, साथ ही साथ फ्लैट्स के साथ जो है वो नवाज शरीफ का ताल्लुक भी साबित करें और ये 1993 में ये फ्लैट्स खरीदे गए ये भी साबित करें, क्योंकि गुज़िश्ता हेयरिंग में नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया था कि मरियम नवाज़ का जो किरदार इस केस में शुरू हुआ है वो 2006 से शुरू हुआ है, जबकि आज जब नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए तो उनका ये कहना था कि 1993 से जो है वो मरियम नवाज़ का इस केस में जो है वो किरदार शुरू हुआ है।
जबकि अदालत ने बार बार ये इस्तफसार किया कि आपके बयानात जो हैं वो बार बार बदल रहे हैं और जो बातें आप कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट की सूरत में आप साबित नहीं कर सकते। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप तहकीकात पहले ही कर चुके थे और अब आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देकर उन चीज़ों को साबित करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि शायद नए प्रोसिक्यूटर साबित नहीं कर सके, जिसके बाद अदालत ने जो है वो फैसला दिया और शॉर्ट ऑर्डर भी इसका जारी कर दिया गया। और अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा है कि इसकी हतमी जो वजूहात हैं आज बरियत के फैसले की, वो वजूहात जो हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। ठीक है आसिया कौसर, तो आज इस मायने नून लीग के लिए शुक्रिया आपका कि एक अच्छा दिन था और मैंने देखा कि जब इस फैसले के बाद मरियम नवाज़ आई तो ये एक दिलचस्प बात है कि जब सज़ा हुई थी मियां नवाज़ शरीफ को और ख़ुद मरियम नवाज़ को, तो ये जुलाई 18 यानी उस वक्त तक तो इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आए थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सितंबर 2018 में इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टरशिप का बाकायदा ओहदा संभाला था। लेकिन देखिए कि मरियम बीबी ने वो तो खैर उनका खुशी जश्न अपनी जगह, उसी वक्त उनके वालिद का हमने देखा कि फ़ोन भी आया, फिर चिचा यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी फ़ोन आया और फिर मरियम बीबी गुफ्तगू करने के बाद फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची, जहां चिचा ने अपनी भतीजी को खुशी से गले लगाया, खुदा का शुक्र अदा किया और जो कुछ कहा मरियम बीबी ने, उसमें मैंने कहा ना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने खूब जो है गिरज चमक के साथ बरसी। अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया। मेरी बात तो बहुत बाद में आती है, लेकिन आज जब मैंने जजेस के रिमार्क्स सुने और जब मैंने आज बिल्कुल रिवर्सल होते देखा एक चीज़ का, तो मुझे पूरे हेयरिंग में सिर्फ अल्लाह ताला की याद आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि भले आजमाइश आ जाती है इंसान पर। 6 साल इसी में गुजर गए, आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। और झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जहाँ जिस तरह आज हुआ। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। जी हाँ, यकीनन एक साहिबजादी का अपने वालिद के हवाले से, अपने चिचा के हवाले से गुफ्तगू करना इसलिए जायज़ बनता है और ख़ुद अपने हवाले से भी मरियम बीबी का कि उनको लिए आज एक फ़तह का दिन है, जश्न का दिन है। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी उनके चिचा हैं, वालिद भी वापस आएंगे यकीनन फैसले के बाद और वो ख़ुद भी अब इलेक्शन में एक उम्मीदवार की हैसियत से उतरेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन साहब हैं। शाहीन साहब, अभी आप मैं मरियम बीबी को सुन रहा था और आपने भी इसको फॉलो किया होगा। ये केस तो 18 जुलाई को इसका फ़ैसला आया था, लेकिन मरियम बीबी ने यहाँ अपने ख़ानदान की कुर्बानियों का जिक्र करा, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा बार बोझ वो इमरान खान पे गिरा। शाहीन साहब देखिए मौलवी साहब, बात यह है कि इनको इमरान खान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। बात यह थी कि जिस वक्त यह पानामा केस शुरू हुआ था उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2016 में और उन्हीं के ज़माने में JIT बनी थी और JIT की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी और उसमें जो फाइंडिंग्स आई थी वो भी JIT के आने के बाद उसमें रेफरेंस फाइल हुआ था और उनके रेफरेंस फाइल होने और सजा देने तक शाहिद खान अब्बासी साहब सरसरे इख्तियार रहे और उसके बाद अपना जो इमरान साहब का जो रोल था वो तो अगस्त सितंबर 2018 में जाकर ये साहिब इख्तियार हुए। बात ये थी कि ना तो उस वक्त JIT बनाने में उसका रोल था, ना ही इमरान खान जो है रेफरेंस फाइल करने में उसका रोल था और ना ही उस वक्त कोई इमरान खान कोई साहिब इख्तियार था कि जो उसने अदलिया को इन्फ्लुएंस किया या कोई और काम किया हो जिसकी तरफ ये इशारा करती हैं। तो अब चूंकि इन्होंने किसी न किसी की तरफ तो गुस्सा निकालना था, तो जिनका नाम माजी में वो लेते रहे उनका तो वो ले नहीं सकते क्योंकि उनकी तो गोद में बैठ के ये इक़्तिदार में आए हैं, तो नेचुरली उन्होंने किसी न किसी का नाम लेके गुस्सा उतारना है तो सो उन्होंने उतार दिया। तो मुझे तो बरेलवी साहब ऐसा लगता है कि अब ये करप्शन ना तो शरीफ फैमिली ने किया है, ना जरदारी फैमिली ने किया है, ना पाकिस्तान में किसी एस्टेब्लिशमेंट किसी जर्नल ने किया है, ना ही किसी ब्यूरोक्रेट ने किया। आप मैंने ही की होगी जो मुल्क को इस अंजाम को पहुंचाया है। बहरहाल ठीक है, अदालत का फैसला है, आज़ाद अदलिया है, हम उनकी अदलिया के फैसले को बिल्कुल
जी और शाहीन साहब आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहरहाल उनकी भतीजी को बरीयत मिली, रिहाई मिली और वो फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम हाउस गई और जहाँ खुदा का शुक्र अदा करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये जो कहना था कि आज जो है इंतकामी निज़ाम पर के मुंह पर ये तमाचा लगा है, यानी वो एहतसाब का जो निज़ाम है उसको कहते हैं कि जी इंतकामी था, उसके मुंह पर तमाचा है, ऐसा ही है शाहीन साहब? देखिए पहली बात तो ये है कि नैब को तो इन्होंने टूथलेस कर दिया। नैब में जो तरमीमें की हैं, तब्दीलियां की हैं, वो तो ज़ाहिर है उसी के ये तो बेनिफिशरीज हो रहे हैं, उसी के नतीजे में उसका इतलाक भी उन्होंने 1985 से कर दिया। मुझे नहीं पता इस जजमेंट में क्या नैब की इस अमेंडेड लॉ का बेनिफिट भी इनको दिया गया है या नहीं दिया गया, मुझे नहीं पता। ज़ाहिर डिटेल रीजनिंग आएगी तो हम कुछ कहने की पोजीशन में होंगे, लेकिन बात यह है कि ये कहना कि एहतसाब के निज़ाम को या एहतसाब को ये तमाचा है, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पहली बात यह है कि अगर एहतसाब का ये जो उंगला लंगड़ा निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा तो माफियाज जिस तरह आज़ाद हमारे मुल्क में फिर रहे हैं तो फिर आगे क्या होगा? तो हम क्या यानी क्या कर रहे हैं? लीगलाइज कर देते हैं फिर करप्शन को। मतलब ये तो फिर यही वाली बात होगी कि जो जितना बड़ा करप्ट होगा उसको इक़्तिदार दे दें, जो जितना बड़ा पैसे कमाने वाला होगा उसकी बोली लगा लेनी चाहिए, उसको वज़ीर आज़म बना दें, बाकियों को वज़ीर बना दें। तो ये निज़ाम तो नहीं चलना ना। प्राइम मिनिस्टर की ये गुफ्तगू तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। इस तरह वो कहें ठीक है, आज़ाद दिया है, उन्होंने फैसला कर दिया है, मुबारक हो, अगर ये उसमें से बरी हो गए हैं तो अच्छी बात है। तो इस फैसले के बाद हमारे शाहीन साहब मियां नवाज शरीफ साहब भी यानी जो वो भी न सिर्फ बरी हो जाएंगे बल्कि नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। और डार साहब तो आपने देखा ही कि बहरहाल बग़ैर पासपोर्ट के आए, कहते तो हैं कि जी मैं एहतसाब अदालत में पेश हूँगा, जज मौजूद नहीं थे, ज़मानत भी मिल गई, 24 घंटे के अंदर सेनेटर भी बन गए, वज़ीर ख़जाना भी बन गए और मईशत की कमान भी संभाल ली। इसी तरह मेरा ख्याल है मियाँ साहब भी वापस आएंगे और ये भी मुमकिन है कि वो ये तो नहीं कहूँगा कि भाई की जगह प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, वो तो कई मराहिल हैं। ऐसा ही है कि अब मियाँ साहब की नवाज शरीफ की वापसी महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, दिनों की बात होगी। देखिए पहली बात तो यह है कि सागदार का तो ट्रेलर हमने देख लिया। वो 5 साल बाहर रहे, एक सिटिंग वजीर खजाना के तौर पर गए थे और 5 साल बाद वजीर खजाना के तौर पर दूसरे प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के वापस आ गए। ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है जो ये बरी हुई है। क्वेश्चन मार्क ये है कि एक शख्स भगोड़ा हो जाए, एक शख्स भाग जाए इस मुल्क से, और जब दिल करे, जब उसको हालात वाकयात अच्छे लगे, उस वक्त आ जाए वो कहे आई थी आप मेरा ट्रायल करें। ये है निज़ाम इंसाफ पे क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहिब इक़्तिदार अब नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो उनके लिए भी राय हमवार हो चुकी हैं और हो रही हैं। तो यही तो देखे ना, जिस तरह NRO आया था पहला वाला, उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड भी कर दिया, तो लेकिन जरदारी साहब के खिलाफ जो मुकदमा था बेसिकली तो वो सारे वो फाइलें गुम कर दी गई थी। जब आप इस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा कर देंगे तो ज़ाहिर अदलिया के पास जो एविडेंस आप लेकर आएंगे उन बुनियाद पर वो फैसला करेंगे। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। शोएब साहब का कहना था कि ये तो इंसाफ पर जो है अदालत इंसाफ पर एक सवाल उठेगा कि जिन लोगों को वो डिक्लेयर कर चुके थे कि ये सॉरी टू से करप्शन के इल्ज़ाम में बाकायदा मुजरिम हैं, सराएँ दे चुके थे, जुर्माने लगा चुके थे, अब इक़्तिदार में आने के बाद एक एक करके उनके शायद उनका कहना था कि नैब के क्योंकि दांत निकाल लिए गए, टूथलेस कर लिया गया, इसलिए इक़दाम हो रहे हैं। यकीनन मईशत अहम है, डार साहब ने उसकी अनान संभाल ली है। आते ही कहते हैं जी डार साहब ने डॉलर के जो उड़ान थी उसके पर काट दिए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ऐसा लगता है कि ये मालूम 3 या 4 दिन हुए होंगे 24-48 घंटे के, क्या हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना 5 साल बाद इसहाक डार आए के मईशत के बारे में यानी बेशुमार लोग ऐसे मदबत सिग्नल देने शुरू कर रहे हैं जैसे कोई जादू की छड़ी लेकर ही वो आए थे प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में जो चलनी शुरू हुई। और सबसे बढ़कर ये जो हवाला दिया जा रहा है वो डॉलर का कि जी उन्होंने पर काट दिए उस उड़ान के। बाकी भी देखते हैं क्या क्या वो कारनामे अंजाम देते हैं। लेकिन आप देखिए ना कि 24 घंटे के अंदर ही सेनेटर भी हो गए, वज़ीर ख़जाना भी हो गए और कमान भी संभाल ली। वो कहा यह जा रहा था कि वो लंदन में बैठकर भी मईशत वही चला रहे थे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर ख़जाना, मुमताज़ माहिर मईशत। बड़ी नज़र डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब आजकल तो जब किसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की जाए तो वो इब्तदा में छेड़ने के लिए कहता है कि जी मैं कि भाई फ़ोन देख लिया। मैंने कहा जी मैं तो लाइव बात कर रहा हूँ, अब इसको आप क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे, हैक करेंगे। लेकिन लाइन मिलने मुश्किल हो रही थी डॉक्टर सलमान शाह। जी देख लें, आजकल तो हर तरफ जो है लाइनें पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। तो वो अब तो लाइंस जो है ओपन लाइन है। तो आपके साथ भी डॉक्टर साहब ये हुआ होगा जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुशर्रफ साहब से बात हो रही थी, आपने ये कह दिया मैं वहां जा रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। बाद में होता था कुछ उस जमाने में? नहीं, उस वक्त तो इतना ज्यादा नहीं था, बट आई एम श्योर के रिकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं हो रही होगी, लेकिन उसकी रिलीज उस तरह से नहीं हुई जैसे अब निकल रही है। अब तो हर चीज सामने आ जाती है। और ये आई थिंक एक ज़माना जो है जो ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। अगर आप कुछ छुपाएंगे तो वो सामने आ जाएगा। ये तो अमेरिका में भी सामने आ जाता है, बरतानिया में आ जाता है, पूरी दुनिया में यही है। विसल ब्लोअर्स भी हैं और जो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं वो भी ये काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब चले, ये तो एक मैंने लाइटर वे में कह दिया क्योंकि आजकल जहाँ भी फ़ोन करो तो वो पहले ये तस्दीक करता है। इवन अपनी अब तो बेगम से गुफ्तगू करते हुए भी ज़रा डर लगता है कि क्योंकि वो कहेंगे जी वो बड़े लड़ाई वड़ाई हो गई थी, मुजाहिद साहब 2 दिन घर नहीं आ रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब इसहाक डार साहब वापस आए हैं और उसके बाद एक बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल बना दिया गया है और डॉलर की जो उड़ान भी रुक गई है। आपके ख्याल में क्या शख्सियत का माशाल्लाह आप भी रहे हैं, उससे पहले बड़े बड़े सरताज अजीज साहब रहे हैं और पीछे जाऊं तो डॉक्टर मुबशिर हसन रहे हैं, पूरी तवील फहरिस्त है। क्या वज़ीर ख़जाना का इतना इम्पैक्ट, इतना अहम रोल होता है कि आते ही वही जैसे कहते हैं जादू की चढ़ी या गीदड़ संकी और वो काया पलट दे मईशत की? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो डेफिनेटली आपकी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एनर्जी की कीमत है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो एनर्जी के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हैं और उसके साथ साथ अगर एक्सपोर्ट्स भी नहीं करते तो एनर्जी की जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो उनकी करेंसी की जो है फूक निकल जाती है। तो हमने ये देखा है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान ही तकरीबन तेल की कीमत जो है वो $77 के फ़ी बैरल आ चुकी है। और ये कमी आप पीक से अगर देखें तो कम से कम कोई $40 पीक से कम है और वो आई थिंक उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी करेंसी पे भी आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पेक्युलेटिव पर्पसेस के लिए बहुत सी चीज़ें हो रही थी, तो इसहाक डार साहब की जो रेपुटेशन है उसमें वो क्रैक डाउन करने में माहिर हैं, तो उसके $5-6 तो उसकी वजह से हो गया, बट जितनी वो होनी थी उतनी हो चुकी है। बाकी उसके बाद जो बात है कि जो अब चौथी बार आ रहे हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे और 4 बार तो वो क्लेम तो करते हैं कि वो 4 बार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, बट जो डेटा आता है वो कम से कम 2017 में जब वो गए थे
तो उसके बाद का जो डेटा है, नंबर एक ये था कि पाकिस्तान के बैरून मुल्क कर्जे अपने पीक पे चले गई। उसके बाद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हिस्ट्री में सबसे बड़ा इन्होंने छोड़ा, और उस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल साहब इनको रिप्लेस किया था, और मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो उसी वक्त डॉलर जो है वो 100 रुपये का डॉलर जो है एकदम 125 से 126 पे चले गया, और उसके बाद उसको पर लग गए क्योंकि आपके जो मसलसल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, एक तो है कि बैरून मुल्क कर्ज़ों पे हम डिपेंड करते हैं, दूसरा बैरून मुल्क से हम एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, और एक्सपोर्ट्स के हम काबिल नहीं हैं। हमने यहाँ पे कोई अपनी कंपेटिटिवनेस नहीं की, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं की, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं की, और वो फिर हम पकड़े जाते हैं जब भी इस किस्म का एक सुपर साइकिल आता है कमोडिटीज़ का, तेल और अब तो खाने का जो आया है, तो उसने हमारी जो है इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। डॉक्टर साहब अगर मैं ये आपसे मालूम करूं, शाह साहब के जो वो जो मैं कह रहा था कि सिर्फ एक वज़ीर ख़जाना का ही रोल नहीं होता, बहुत जो इस वक्त अगर जो आप कह रहे हैं ग़ालिबन 20 अरब डॉलर की तो हमें फ़ौरन ज़रूरत है। IMF के पास गए, मैं ख्याल उस वक्त भी जब डार साहब गए तो IMF के पास जाना पड़ा था यही सब मसाइल के सबब। IMF हुए, अमेरिका हुए, दोस्त ममालिक हुए, मुझे नहीं इल्म के पिछले 6 माह में ये कितना जमा कर पाए हैं, कोई 3-4-5 डॉलर। तो ये जो असल तो ये चीज़ है ना, क्या इस अरसे में उन्होंने इतने पैसे आ गए कि ये जो 20 अरब जो फौरी तौर पर आपको चाहिए उतने अदायगी के लिए वो जमा कर लेंगे वो? डॉलर को तो चले 210 पे भी ले आए तब भी ठीक है, शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कुछ बैलेंस हो जाए। क्या करेंगे डॉक्टर साहब? इसमें मुजाहिद साहब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपने 20 अरब डॉलर की जो बात की, 20 अरब डॉलर तो हमें चाहिए, हमारे जो कर्जे हमने वापस करने हैं और उनको रीफाइनेंस करना है बैरून मुल्क से। 20 अरब डॉलर उसके हैं। उसके अलावा जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कोई 17-18 अरब डॉलर के करीब है, उसको भी आपने फाइनेंस करना है। अच्छा, तो टोटल रिक्वायरमेंट अगले 12 महीने में तकरीबन 37 से 40 अरब डॉलर है। अब सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि अगर ये कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं इसहाक डार साहब, तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स का रिएक्शन हमने देखना है। अब अभी तो ये है कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, और हमारा जो बॉन्ड दिसंबर में आना है वो अपनी कीमत पे 90% पे बिक रहा है, जो 2024 में आना है वो अपनी कीमत से 50% के डिस्काउंट पे बिक रहा है, और डिस्काउंट होता चला जा रहा है। और जब वज़ीर आज़म ने अमेरिका में या एक टेलीविज़न अमेरिका में ही उन्होंने टीवी पे बात की कि हम अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो क़यामत आ जाएगी, तो उसकी वजह से हमारे बॉन्ड्स और गिर गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मार्केट्स जो हैं वो बहुत जिटरी हैं पाकिस्तान के बारे में, और वो देख रही हैं कि यहाँ से क्या सिग्नल आएगा। अब इसहाक डार साहब के आने की वजह से अगर कोई मुस्बत सिग्नल होता तो वो डिस्काउंट जो इस वक्त हमारे बॉन्ड्स पे है वो कम होना शुरू होता, ठीक, तो वो अभी तक नहीं हुआ। तो मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स आपके बॉन्ड्स और आपके स्कूप को कैसे देखते हैं, और उसके ऊपर जो इस वक्त यील्ड्स हमारी चल रही हैं, कोई 100% पे वो यील्ड्स हैं, तो वो तो शो करता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स को आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब एक अगर तो और भी आप अगर शामिल कर लें, जो आप 37 अरब डॉलर कह रहे थे, तो ये कहते हैं अगर पिछले 3 माह में जो बारिशों और सैलाबी रेलों से नुकसान हुआ, अभी तक एस्टीमेट 30 से 35 अरब डॉलर है। और मैं ये देख रहा था कि UN को इन्होंने डोनर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो तो खैर शायद दिसंबर में हो, लेकिन जो प्लेजेस हुए वो भी शायद गालिबन उसमें से 30% भी नहीं आया। तो आप ये समझते हैं कि जिस तरह अफगान वॉर के ज़माने में अचानक हम पर बाकायदा पैसे गिरने शुरू हो गए थे, तो
ये क्या हम सारी दुनिया के सामने जो सॉरी उसे कशकोल तो नहीं, लेकिन भारत एक मसला भी है, ये पैसे भी कैसे आएंगे? 30-35 अरब डॉलर, ये 37 अरब डॉलर आप ये कहते हैं, तो 60-70 अरब डॉलर का मसला है। देखिए, जब आपको याद होगा, मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, उसको हेड कर रहा था जब ज़लज़ला आया था जी 2005 में, और वहाँ पे 4 हफ्ते में हमने सारी असेसमेंट करके जनीवा में एक कॉन्फ्रेंस कर ली थी, और उस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 6 अरब डॉलर की पाकिस्तान को कमिटमेंट्स आ गई थी, और उससे बड़ा अच्छे तरीके से हमने रिकन्स्ट्रक्शन भी की, रिलीफ भी दिया, रेस्क्यू भी किया। तो घर जो थे उनको हमने, आपको याद होगा, बिल्ड इट बेटर के तहत अर्थक्वेक प्रूफ घर भी बने और सारा कुछ हुआ। अब उस तरह की रिस्पांस मुझे नज़र नहीं आ रही। अब बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, ज़्यादा ज़बानी तौर पे बात हो रही है, कोई जो डॉलर्स की कोई आपके हाथ में नहीं दे रहा, आपके इन काइंड शायद चीज़ें आ रही हैं। तो ये ज़रा हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। कैसे खड़े होंगे? कैसे खड़े होंगे डॉक्टर साहब? जी, ये पैसे इस तरह से होंगे कि इस साल का बजट जो है वो हमारा तकरीबन 80 अरब डॉलर के करीब का बजट है, और ये उस हालात में मिफ्ता साहब ने बजट बनाया था जब हमारा जो हम इतने ज़्यादा मकरूज थे और बैंकरप्सी में जा रहे थे, तो बजट में कोई कटौती नहीं की थी। तो अब हमें वो बजट का मुंह जो है वो सैलाब ज़दगान की तरफ करना पड़ेगा, उससे फिर हमें इनकी डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, रिहेबिलिटेशन भी करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा, और हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। इसका कोई और तरीका है ही नहीं है। डॉक्टर साहब, यही तो सवाल है कि पाँव पे किस तरह खड़े हों, जबकि आपकी अशराफिया कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। आप मुझसे ज़्यादा आपको इल्म है कि जो हमारा किसान है वो 2 अरब डॉलर देता है सिर्फ ज़रूरी टैक्स, जबकि 2200 अरब डॉलर जो है कमाता है। नहीं, ये तो हमारे बजट में पैसा है ना, ये तो इस साल का बजट है। इस साल की जो आपकी रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं उसके मुताबिक जो भी आपने खर्चा करना था वो अगर आप देखें तो कोई 18,000 अरब रुपए के बजट हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और इसमें अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट का ही बजट देखें तो 2,500 अरब के तो वो हैं डेवलपमेंट बजट है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये डेवलपमेंट बजट्स जो होते हैं ये बस हमारी सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को खुश रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो अब 1 साल के लिए इनको हम डिवर्ट कर दें अगर सैलाब ज़दगान की तरफ, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो आप दुआगो हैं डॉक्टर साहब, आप अगर मैं कंक्लूडिंग कर दूं, आप दुआगोई हो सकते हैं, ख्वाहिशी रख सकते हैं डॉक्टर साहब की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? जी, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनकी कामयाबी के हैं इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स, क्योंकि उनका मॉडल जो है वो कर्ज़ों पे डिपेंडेंट है और बैरून मुल्क कर्ज़ों पे है, तो बैरून मुल्क कर्ज़े अब आपको नहीं मिल सकते। ओके। ये एक्चुअली आप देखें कि 2007 में जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने हैंड ओवर किया था, उस वक़्त हमारे बैरून मुल्क कर्ज़े सिर्फ 38 अरब डॉलर के थे। तो इस वक्त हमारे जो बैरून मुल्क कर्ज़े हैं 130 अरब डॉलर के हैं। ओके। अब इसके बाद आपको कोई फर्दर डॉलर्स के कर्जे बढ़ाने नहीं देगा, आपको ये डॉलर्स के कर्जे यहाँ पे तकरीबन फिक्स करने पड़ेंगे। सो आई थिंक कि आपको नए कर्जे नहीं मिल सकते, और दार साहब की महारत ही कर्जे लेने हैं। तो आई थिंक वो अब ज़रा मुश्किल होगा काम। शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। हमारे मुमताज़ माहिर मैशत ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब की महारत ही कर्जा लेने में है, लेकिन जो बैरून मुल्क कर्ज़ों की वो उम्मीद कर रहे हैं, ख्वाहिश रखते हैं, कोशिश करेंगे, शायद उसमें कामयाब ना हो कि मामला कुछ 50-60 नहीं बल्कि 130 अरब डॉलर का है जो उन्हें पूरा करना है। हमारे साथ रहिएगा, ज़रा चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ किसानों ने एक बार फिर धावा बोला हुआ है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा होंगी।
जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और किसान इत्तेहाद के हज़ारों किसानों ने दूसरी बार इस्लामाबाद पर धावा तो नहीं कहूँगा लेकिन धरना ज़रूर दिया हुआ है। हमारे साथ आफ्ताब जहां मौजूद हैं जो इसे कवर कर रही हैं। आफ्ताब, जो ये किसान दूसरी बार आए हैं, गालिबन बिजली के टैरिफ या टैक्सेस इनका मुतालबा है, अभी खबरें आ रही थी कि इनके कोई मुज़ाकरात कामयाबी से शायद हमकिनार होने वाले हैं, क्या सूरत हाल है आफ्ताब? जी सर, बिल्कुल ये दूसरी दफ़ा किसान इत्तेहाद इस्लामाबाद जिना एवेन्यू पे सरापा एहतजाज है। इनके मुतालबात है कि जो बिजली महंगी की गई है और साथ जो खाद की कीमतों में इजाफा किया गया है उनमें कमी की जाए, क्योंकि खाद की कीमतें ये जो कीमत दे के वो लेते हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो इनकी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से ये आज यहाँ पर, बल्कि कल से यहाँ पर ये सरापा एहतजाज है। ताहम मुज़ाकरात भी आज के दिन में हुए हैं, 2 बार मुज़ाकरात हुए। पहला जो मुज़ाकरात का दौर था वो तो उसी वक्त नाकाम हो चुका था, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इनको मुज़ाकरात के लिए, जो इनके चेयरमैन है वो 5 रुकनी कमेटी के साथ उनके पास तो चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब न हो सके थे, क्योंकि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो तारिक बशीर चीमा की जानिब से उनसे तल्ख कलामी भी की गई, तो वो वहाँ से वापस जो है नाकाम मुज़ाकरात के साथ वापस लौटे। लेकिन जो ही इन्होंने ये तहिया कर लिया कि आप जिना एवेन्यू से हर सूरत डी चौक की जानिब मार्च करेंगे और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे, तो उसी टाइम पे दूसरे दौर के लिए, दूसरे मुज़ाकरात के दौर के लिए इनको फिर से बुलाया गया। जब 5 रुकनी कमेटी दोबारा वहाँ पे गई तो काफ़ी देर तक मुज़ाकरात तो चलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मुज़ाकरात ताहल हम कह सकते हैं कि कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन इनको मुस्बत जो रवैया है वो, लेकिन आफ्ताब ये जो है, आफ्ताब जहाँ मुझे दीगर धरनों के मुकाबले में जब लब्बैक आए थे तो उन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया था, क्लैशेज भी थे, महाजराई और टेंशन की हुई थी। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि किसान ओवरऑल पुरअमन है, कोई क्लैश नहीं है, महाजराई नहीं है। ऐसी सूरत हाल है इर्द गिर्द की जहाँ पर ये हैं आफ्ताब जहाँ? सर बिल्कुल, जो दिगर धरने इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद डी चौक और दिगर जो जिना एवेन्यू या दूसरे जो रेड जोन है वहाँ पे दिगर धरने जो है वो होते रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी हालात जो है वो भी ख़राब होते हैं। लेकिन क्योंकि ये पुरअमन धरना कर रहे हैं और इनका ये लोग भी खुद ये कह रहे हैं, जो किसान इत्तेहाद, ये दूसरी दफ़ा है, पहली दफ़ा जब आए थे तब भी इनको ये कहा गया था कि इनके मुज़ाकरात माने जाएंगे, तो ये वापस पुरअमन तरीके से वापस लौटे थे। लेकिन इस दफ़ा भी अगर हम देख लें तो काफ़ी हद तक ये इनको जिना एवेन्यू से आगे तो जाने नहीं दिया गया है। ताहम जो जिना एवेन्यू के इर्द गिर्द तमाम जो रोड्स है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। रेड जोन की जानिब जाने वाले जो दिगर जो सड़कें हैं उनको कंटेनर्स लगाकर और हार्दार तारें लगाकर उनको भी सील कर दिया गया है। ताहम यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जितने भी अतराफ के सड़कें हैं वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट है। लेकिन क्योंकि किसान खुद ये कह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हज़ारों की तादाद में मुल्क भर से किसान यहाँ पर मौजूद है, ये खुद कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और अपने मुतालबात लेकर आए, क्योंकि महंगाई, इनका यही कहना है कि महंगाई जिस औसत पर पहुंची है उतने इनका गुजारा नहीं हो सक रहा है, तो बिजली की कीमतें कुछ कम की जाएगी और साथ जो खाद ये खरीदते हैं उनकी कीमतें कम की जाए। तो दूसरे धरनों की निस्बत अगर हम ये देख रहे हैं, किसान इत्तेहाद जो धरना देने आ रहे हैं तो ये पुरअमन तरीके से धरना दे रहे हैं। जी ठीक है आफ्ताब जहां इस वक्त किसानों के दरमियान हैं जो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के डी चौक में धरना दिए बैठे हैं। कहते हैं मुज़ाकरात भी जारी हैं, लेकिन मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया, दूसरा दौर अभी जारी है। लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये देखें ना कि जो मजहबी लिसानी तंजीमें जब इस्लामाबाद पर धावा बोलती हैं, सियासी जमातें, तो एक हंगामे की कैफियत होती है, तसादुम की कैफियत होती है, सिविल मिलिट्री लीडरशिप में भी खलबली मिल जाती है। लेकिन ये पुअर किसान जो सैकड़ों मील का फासला तय करके आए हैं और क्योंकि पुरअमन है, उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।